हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो। तो आज हमारा 75th डे का तीसरा दिन है और आज हमें लेकर है तीसरा लेक्चर, दैट इज रियल नंबर्स का होने वाला है लेक्चर। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कैसे अंडर रूट वाले नंबर को हम प्रूव करते हैं कि वो इरेशनल है। बहुत ही आसान भाषा में आपको कम से कम समय के अंदर चीजों को समझाऊंगा। आपको अगर ढंग से आपने समझ लिया एक बार तो आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा। क्लियर है मेरी बात है? चलो, तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जो 75 डे चैलेंज अगर हमारे साथ आपने चैलेंज लिया है तो आपने इसके पहले डे 1 डे 2 चैलेंज फॉलो किया होगा। स्टार्टिंग देखो हो जाता है बेटा, स्टार्टिंग में सब हो जाता है ना। ये 75 डे चैलेंज स्टार्टिंग में तुम कर लोगे, कुछ दिन तक तो मेंटेन हो जाएगा, लेकिन दिक्कत आगे होगी। वो देखा है दूध में ऐसे उबाल आता है ना। स्टूडेंट्स वैसे ही होते हैं, स्टूडेंट इवन मैं खुद भी, मैं या फिर कोई भी पर्सन, स्टूडेंट लाइफ में चीज बहुत कॉमन होती है स्टूडेंट्स के बीच में। आपने देखा होगा कि जैसे किसी टीचर ने हमें डांटा या फिर कोई मोटिवेशन मिला या फिर मम्मी पापा फैमिली में कुछ हमने सुना, ठीक है, तो जस्ट लाइक हम मोटिवेटेड होकर हम स्टार्ट करते हैं, नहीं आज करना, आज करना, आज करना, आज करना, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दिक्कत ये कि हम करते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते, वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कंटिन्यू करना, ठीक है। वो दूध में आए उबाल की तरह होता है। आपने गैस ऑन किया, तेज रखा आपने हाई फ्लेम पे, तो दूध में अच्छा उबाल है, और जैसे ही आपने फ्लेम लो किया, दूध देखा आपने कैसे एकदम से नीचे आ जाता है। तो आपका मोटिवेशन जो है उसकी तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, 75 डे चैलेंज अगर आपने स्टार्ट किया है तो वो बीच में कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए ना कि आज का लेक्चर कल देख लेंगे, आज रहने देते हैं कल पूरा कर लेंगे। प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, एक बार करोगे बार बार करने की इच्छा होगी, एक बार अगर तुमने तोड़ दिया फिर तुमसे नहीं हो पाएगा। सो डोंट ब्रेक इट, ठीक है। चलो, तो थोड़ा बहुत ये जरूरी था ना, मैं तुम्हें कुछ बता ना, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे ब्रेक करो बीच में और तुम्हारा फ्लो टूटे, ठीक है। चलो, तो फिर पेन और पेंसिल निकाल लो, फटाफट नोटबुक वगैरह निकाल लो। आज हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम प्रूफ करेंगे कि कोई भी नंबर रूट में दिया हो। आपने देखा होगा रूट 2 इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, ये इरेशनल कैसे होता है, ठीक है। इन बातों को हम प्रूफ करेंगे। लेट्स सी, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है, बहुत बार आया हुआ भी है। क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। कैसे करेंगे सर ये प्रूविंग? देखो ध्यान से, इस प्रूविंग को इस टाइप के प्रूफ करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है सर? कॉन्ट्रडिक्शन, देखो, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का प्रूफ हमेशा हम इरेशनल नंबर को प्रूफ करने में करेंगे, ठीक है। जब भी आपको इरेशनल प्रूफ करना, आप कॉन्ट्रडिक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है वैसे कॉन्ट्रडिक्शन? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के अंदर आपको जो चीजें प्रूफ करनी होती है, आप एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट मानते हो, ठीक है। हमेशा आपको दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो रैशनल या तो इरेशनल, इसमें दो ही चांसेस हैं, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, दो चांसेस हैं। ऐसे दो पॉसिबिलिटी वाले केसेस के अंदर आप कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे प्रूफ करना है, मैं चाहता हूं कि ये चीज इरेशनल हो, मैं चाहता हूं कि ये इरेशनल हो जाए, तो मैं इसे क्या मान के चलूंगा? लेट्स एज्यूम इट टू बी रैशनल। बस यही आपका कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है। मतलब मुझे जो प्रूफ करना है मैं उसका अपोजिट मान के चलूंगा, और बाद में अगर मैं अपोजिट मान के चलाऊं मैं तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स करूंगा मैं, बट क्योंकि ये रैशनल नहीं है ना, ये रैशनल है नहीं, ये तो है इरेशनल, तो एक समय बाद आके मेरी चीजें गलत होने लगेंगी क्योंकि मैं गलत राह पे चल रहा हूं। तो वहां से मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत रास्ते पे आ गया हूं, मतलब ये हमने माना था वो गलत माना था, और हमने ये माना था कि ये रैशनल है, मतलब ये गलत है, और अगर ये गलत है सही क्या है? ये इरेशनल है। इस वे में आप प्रूफ करते हो और इसे कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। क्लियर? तो आज भी हम इसी मेथड का इस्तेमाल करके रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने वाले हैं। चलो फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। फटाफट से 20 मिनट के अंदर आपको मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको कंटेंट डिलीवर करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेप होगा, ध्यान रखना एक एक स्टेप लिख रहा हूं, बीच में कहीं एक भी स्टेप स्किप करने की जरूरत नहीं है आपको। लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। हाँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये है ना कि मेरा ही मेथड सबसे बेस्ट रहेगा, बट हाँ ये कंफर्म है कि अगर आप ये मेथड से जितना मैं लिखा, अगर आप उतना लिखते हो तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। अच्छा, अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब यह है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, है ना। कोई भी रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अब पी बाई क्यू फॉर्म में तो क्या ये कट सकता है ना? जब मान लो 4/6 हुआ तो 2 2 जा 2 3 जा कट जाएगा। तो सर हमें कैसे मालूम कि 4/6 है कि 2/3 है? तो इस चीज की अश्योरिटी के लिए हम ये लिख देते हैं यहाँ पे कि जो पी और क्यू जो नंबर हमें मिला हुआ है ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट यानी पूरा कैंसिल होकर 4/6 है तो 2/3 लिखेंगे, 4/6 नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, दो चीजें लिख सकते हैं। पहला, HCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू 1, है ना। ये पहला काम आप कर सकते हो, HCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू 1।
ये आपको एज्यूम किया आपने, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। या तो आप ये लिख सकते हो कि P, Q का HCF 1 है, या तो आप देखो ये भी लिख सकते हो, मैं ये भी लिख देता हूं, P and Q are co-primes। याद है कल के दिन को प्राइम बताया, कल नहीं परसों बताया था, को प्राइम रिलेटिवली प्राइम, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है उसे को प्राइम कहते हैं। तो बात तो वही हो गई, दो नंबर का HCF 1 लिखो, आप साफ साफ हिंदी में लिख दो, आप हिंदी मतलब आप एकदम सरल भाषा में लिख दो आप, है ना। या तो आप ऐसे लिखोगे P और Q जो है को प्राइम है, दोनों का मतलब तो सेम होता है। क्लियर हो गई मेरी बात है। HCF 1 होने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रखा है सर, ये 4/6 है ना, 8/12 इस टाइप के फॉर्म में नहीं, एकदम काट के 4 2 4 एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म, अभी आगे और नहीं कटेगा, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। HCF 1 कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आगे नहीं कटेगा। क्लियर हो गई चीजें। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या करना है सर, नेक्स्ट पार्ट में आपको करना है यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा √2 into Q, √2 into Q इज इक्वल टू P, दोनों साइड आपको स्क्वायरिंग करनी है, यू विल गेट 2Q² इज इक्वल टू P²। यहां पे हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, SBS, आप SBS के फॉर्म में याद रखते हो, SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहां से क्या मिल रहा है सर, अब यहां से ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि 15 इज इक्वल टू 3 into 5, 15 इज इक्वल टू 3 into 5, तो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, होगा। क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, होगा, डेफिनेटली होगा ना। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, एक काम करो 18 रखते हैं, 18 इज इक्वल टू, तो 2 into 3 into 3, ये 18 है। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप मान लो 30 इज इक्वल टू आपने लिखा 2 into 3 into 5, तो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, मतलब 2 इसको डिवाइड कर सकता है, 3 भी इसको डिवाइड कर सकता है, 5 भी इसको डिवाइड कर सकता है 30 को। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं ये नहीं कह सकता, अगर P² इज इक्वल टू ये नंबर दे रखा है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 भी इसको डिवाइड कर सकता है और Q का स्क्वायर भी इसको डिवाइड कर सकता है। तो हमें Q² क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 2 एक नंबर है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 2 जो है वो डिवाइड कर सकता है P² को। क्लियर हो गई चीज है। ये फिर बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं कि P² इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हो P² इज डिविजिबल बाय 2, है ना। यहां से हम लिख सकते हैं हियर क्लियरली 2 डिवाइड्स P², 2 जो है डिवाइड कर रहा है किसको, P²। अब इसके बाद एक और आपने थ्योरम पढ़ा होगा 1.4 करके, आई थिंक एनसीईआरटी मेंशन्ड है ना, आई एम नॉट श्योर, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि 1.4 या 1.3, बट एक थ्योरम है, उसमें यह बताया गया कि अगर P एक प्राइम नंबर है और अगर P का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, इफ P² इज डिविजिबल बाय A, देन क्या, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय A। क्या मतलब हुआ सर इसका, अगर किसी नंबर का स्क्वायर A से डिवाइड हो रहा है तो कंफर्म है कि वो नंबर भी A से डिवाइड होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान के चलूं 36 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से, डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो 36 किसका हो रहा है, 6 का, तो 6 जो है वो भी 2 से डिवाइड होगा, देखो हो रहा है ना। और भी नंबर ले सकता है ना, मान लो आप 7 का स्क्वायर 49 ले लिया आपने, 7 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर ना, 15 का स्क्वायर कितना था 225, तो 225 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब अब 15 जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा, देख लो 15 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो 15 भी 3 से डिवाइड होगा। ये थ्योरम था हमारा, ठीक। हाँ, इस थ्योरम को खैर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अपने को, ये चीज पूछी नहीं जाती एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो हम फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही मेंशन करेंगे कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है P² को, देयरफॉर 2 डिवाइड्स P also। अगर 2 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो P को भी डिवाइड कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, P इज डिविजिबल बाय 2, बात समझ में आ रही है। P जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है मतलब वो इवन नंबर होगा, बात समझना ध्यान से। कोई भी नंबर 2 अगर डिविजिबल बाय 2 है मतलब वो इवन होगा, और इवन नंबर 2 into समथिंग, इवन नंबर का फॉर्म क्या होता है 2m, पता है ना, 2 into समथिंग। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट काम क्या है, लेट P इक्वल्स टू 2m। हमने मान लिया कि P की वैल्यू जो है 2 into समथिंग है। कहां से मालूम पड़ा, क्योंकि 2 से डिविजिबल है ना भैया जी, 2 डिवाइड कर रहा है, अरे भाई डिविजिबल है मतलब इवन होगा, और इवन है मतलब 2 into समथिंग होगा, क्योंकि 2 का टेबल होगा। क्लियर। तो यहां से हमने P इज इक्वल टू 2m ले लिया। अब इन वैल्यू को उठा के आप यहां से शिफ्ट करो इस वाले लाइन में, इसके ऊपर वाले सब कुछ सेम, 2q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, 2q² इज इक्वल टू P की जगह मैं रख दूंगा यहाँ पे 2m और इसका स्क्वायर, है ना, P की जगह क्या था 2m और 2m का स्क्वायर। यहां से मिलेगा 2q² इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m²।
समझना ध्यान से, देखो 2 1 जा 2 2 जा, यहां से क्या मिला, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। वापस से पहले वाली कहानी दिख रही है क्या? क्या फिर से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एम स्क्वायर है, मतलब 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये गणित समझ में आई थी ना, यहाँ पे 2 डिवाइड करेगा पी, वही 2 डिवाइड करेगा क्यू स्क्वायर को भी। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा अगेन क्लियरली 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स q also, therefore 2 divides q also। अब देखना ध्यान से भैया, p जो है वो 2 से डिविजिबल है, q जो है वो भी 2 से डिविजिबल है, p और q दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। आप समझो अगर कोई नंबर दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 हो गया ना, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। p भी देखो मैंने पढ़ा था p और q, p भी 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल है, मतलब p और q दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। लेकिन आपने तो माना था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, माना है ना हमने स्टार्टिंग में, पहले लाइन में मेंशन किया, दूसरे लाइन में कि HCF ऑफ P, Q इज 1, P एंड Q को प्राइम है, आप मान के चल रहे थे P और Q को प्राइम है, HCF 1 है। लेकिन उस रास्ते पे जब अपन चले आगे बढ़े तो हमें दिख रहा है कि भैया P और Q दोनों के दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और दोनों के दोनों 2 से डिवाइड होने का मतलब यह है कि HCF उनका 2 आ रहा है। हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग हो गया कि HCF 1 होगा। तो आगे हम क्या लिखेंगे सर? अभी बात समझ में तो आ गई, लिखना क्या है? देखो लिखना ये है, एग्जाम में लिखना ही तब इंपॉर्टेंट है सर। आगे क्या लिखेंगे? बट आप दो चीजें, अगर आपने यहाँ P एंड Q को प्राइम लिखा है तो आप यहाँ पे वो चीज चिपका देना, बट P एंड Q आर को प्राइम्स, ठीक। अगर आपने लिखा है HCF ऑफ P, Q इज 1, तो आप यहाँ पे वो लिख देना, बट HCF ऑफ P, Q इक्वल्स टू 1। या फिर इसको जो है मैं थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। एक काम करते हैं, अपन पहले ये बता देते हैं कि दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल है, मतलब उनका HCF 2 आ जाएगा, ठीक है। हियर P and Q both are divisible by 2, but P and Q are co-primes। यहां पे हमने देखा कि दोनों के दोनों 2 से डिविजिबल है, बट P और Q तो को-प्राइम थे, P और Q क्या थे? को-प्राइम। इसके बाद के स्टेप्स यहां लिख दे रहा हूं मैं, आई होप ये पार्ट जो है आपको विजिबल होगा, बट P एंड Q आर को-प्राइम्स। यहां से आगे में लिखना होगा we come to contradiction and our assumption is wrong, that root 2 is rational, है ना? And our assumption is wrong that root 2 is rational, therefore root 2 is irrational, आप इतना लिख के लिख सकते हैं, hence proved। अब इसमें देखो एंड की जो लाइनिंग होती है वो बहुत से मतलब अलग अलग वैरायटी में आपको देखने मिलेंगे। मैंने आपको एक वैरायटी यहाँ पे लिख दी है, अगला अपन जो प्रूफ करने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको दूसरी वैरायटी भी लिख दूंगा, क्लियर? ताकि एंड की लाइन तो सब में सेम रहेगी, है ना, बस आपको रूट 2 की जगह रूट 3 हो सकता है ना। चलो तो फटाफट से इसको एक बार तुम प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद मैं एक काम कर रहा हूं, एक क्वेश्चन अपन और करने वाला है ताकि ये चीज आपको एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपको दिया जाता प्रूफ रूट 3 इज इरेशनल, अब अगला सवाल, रूट 3 को इरेशनल कैसे प्रूफ करना है? ध्यान से देख के रहना, फिर से स्टार्ट करना, सब कुछ सेम रखना है, किसी भी स्टेप में बदलाव करने की जरूरत नहीं है आपको जहां जहां रूट 2 दिखेगा, रूट 2 की जगह रूट 3 करोगे, रूट 2 का स्क्वायर 2 आया तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 था तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और कोई बदलाव नहीं होगा। ध्यान से ध्यान, पहला स्टेप एकदम सेम रखूंगा, लेट अंडर रूट 3 बी अ रैशनल नंबर, therefore root 3 is equal to P by Q, और यहां क्या लिखेंगे? P and Q are co-prime। डन सर, बिल्कुल डन। P और Q को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? को-प्राइम नंबर्स, क्लियर है। अगले स्टेप में क्या करना है सर? क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, डन। यहां से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, हमें मिल जाएगा रूट 3 टाइम्स ऑफ Q इज इक्वल टू P, स्क्वायरिंग करेंगे ये देगा 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिख देंगे SBS, आप पूरा लिखना, SBS मत लिख देना एग्जाम में,
एसबीएस क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पूरा लिख देना, क्लियर। अच्छा, फिर वापस से ये कहानी अगर मैं दोहराऊं, स्टूडेंट को यही बात समझने में दिक्कत आती है, सर यहाँ पे 3 कैसे है ना, 3 कैसे डिवाइड करेगा? तो क्योंकि मैंने बताया था रीजन आपको, यहाँ दिख रहा है कि 3 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो आप यहाँ पे दोनों बात लिख सकते हो, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, या फिर लिख सकते हो हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो मैं दूसरी चीज लिख देता हूं ना, हियर आपको जो समझ में आया आप वो लैंग्वेज है ना, पहले वाले को प्रेफर कर सकते हो आप। हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि पी 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, आपको जो सही लगे, है ना। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एक ये लैंग्वेज लिखा आपने, है ना, आप लिख सकते हो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, या फिर 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं 2 अलग अलग सवालों में, आप अपने हिसाब से देख के जो आपको सही लगे, जो आपको आसान लगे वो आप प्रेफर करो। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर p is also divisible by 3. p is also divisible by 3. divisible by 3. p is also divisible by 3. अगर p square divisible है तो p is also divisible by 3. clear? therefore now let, अच्छा अगेन सेम चीज, अगर p जो है 3 से डिविजिबल है, मतलब p जो है 3 का टेबल में आएगा, 3 का मल्टीपल 3 इंटू समथिंग होगा, समझ आ रही है? p जो है 3 से डिविजिबल होगा कब? जब p जो है 3 का मल्टीपल हो, 3 इंटू समथिंग हो। तो अगेन हम एज्यूम करेंगे लेट p इज इक्वल टू 3m, लेट p इज इक्वल टू 3m। अब अगला स्टेप क्या होगा सर? सब कुछ सेम, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहां रखेंगे हम 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह रख दो 3m और इसका कर दो स्क्वायर, ये आपको मिलेगा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर, और 3 1 3 3 हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से हम इस लाइन को ऊपर ले लेते हैं, यहां हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। अगेन सेम सिचुएशन जस्ट लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। अब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि q स्क्वायर जो वो भी डिविजिबल है 3 से, तो यहां लिखेंगे हियर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore q is also divisible by 3। q जो है वो भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है, q भी 3 से डिविजिबल है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, याद रखना उसका लैंग्वेज इसका लैंग्वेज अलग अलग लिखा है ताकि आपको दोनों फॉर्म को समझ में आ जाए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that p and q are, this contradicts the fact that p and q are co-prime। क्या मतलब हुआ सर इस लाइन का? देखो ये लाइन बता रहा है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब वो उस फैक्ट को गलत साबित कर रहा है। कौन से फैक्ट को? कि p और q को-प्राइम है। अगर p और q को-प्राइम होते हैं तो दोनों के दोनों थ्रू 3 से डिविजिबल होते हैं। बात समझ, 3 से डिविजिबल मतलब HCF 3 आ गया, और अब को-प्राइम का मतलब कि HCF 1 है। तो अगर यहाँ पे HCF 3 आ रहा है मतलब आपने जो HCF 1 माना था वो गलत साबित हो गया। So this contradicts the fact that p and q are co-primes. This contradiction ये वैसे NCERT में आपको दिया हुआ है, आप ये प्रिफर कर सकते हो। This contradiction has arisen due to our wrong assumption, हमने गलत assume किया था इसलिए ये अराइज हुआ। This contradiction has arisen due to our wrong assumption that क्या गलत माना था हमने माना that √3 is rational। अच्छा, अगर √3 को रैशनल मानना गलत है तो इसका मतलब क्या? therefore √3 is irrational, hence proved। आप यहां लिख सकते हो hence proved, हो गया आपका काम। ऐसे ही आपको √5 वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, आप एक काम करना आज के घर पे, आज का होमवर्क रहेगा, प्रूव दैट √5 is irrational। एक और सवाल इसमें आता है आप लोगों को करने के लिए, दैट इज प्रूव दैट 3 + √2 is irrational। अब इस टाइप के सवाल भी आते हैं तो इसे कैसे करना है? अगेन सेम स्टेप, आपको लेट करना है, लेट 3 + √2 be a rational number। अगेन अगर रैशनल है therefore आप लिखोगे 3 + √2 = p/q। कह सकते हैं ऐसा? अब सारी p and q r लिख देना, प्राइम एंड कोप्राइम जो है ना, p and q r कोप्राइम्स। अब p q को इस साइड लेके आ जाओ तो 3 - p/q = आएगा √2। यहां से जब आप एक एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 3q - p / q = √2। अब ध्यान से देखना, क्या p/q जो है एक रैशनल नंबर है? 3 भी एक रैशनल है।
p बाई क्यू एक रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर जब माइनस होगा तो आंसर रैशनल आना चाहिए। क्लियरली समझ में आ रही क्या? अगर एक रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर। लेकिन √2 है इज इक्वल टू, और √2 एक इरेशनल नंबर है, तो यहां से आप लिख सकते हो, है ना, हियर √2 इज, या फिर इसकी जगह ना वी नो दैट लिख दो ना, हियर 3q minus p divided by q is rational, but we know that, WQT मतलब we know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? that √2 is irrational, that √2 is irrational। तो अगेन आपको सेम ये लाइन, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स ना, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट p and q are co-primes, है ना, और उसके बाद दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू अ रॉन्ग assumption that 3 plus √2b is a rational number। उसको रैशनल माना, ये आपने गलत किया, therefore 3 plus √2 is an irrational number। ये चीज आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, जगह की थोड़ी कमी है इसलिए हम पूरी चीजों को नहीं लिख पा रहे, ठीक है, आप इन चीजों को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। इसमें और भी सवाल आते हैं क्या? हाँ देखो, एक वैरायटी में ये भी सवाल आ सकता है, आपको फ्रैक्शन दे दे 1 में, मान लो आपको √5 दे दिया, तो मान लेना कि ये p बाई क्यू रैशनल नंबर के फॉर्म में, और दोनों को उल्टा कर रहा है, रेसिप्रोकल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √5 इज इक्वल टू q डिवाइड बाई p आ जाएगा। अगेन एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, ये कर लोगे आप इजीली, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी टाइप के आएंगे, यही इनका बेसिक पैटर्न कह सकते हो, बेसिक है ना, बेसिक पैटर्न या फिर बेसिक तरीका ना, इसी वे में आपको सॉल्व करना है। क्लियर है क्या लिखने का भी? चलो, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। आई नो आज शायद हो सकता है कि आपका लेक्चर जो है 20 मिनट से कुछ एक आध मिनट कुछ प्लस गया होगा ना, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा था ये, बट प्रूविंग एक लेक्चर में कवर करना जरूरी था, ठीक है। तो चलो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट आप जो है अपना चैलेंज ब्रेक ना करें, मोटिवेशन बनाए रखना और नोट्स जरूर बनाना, है ना, कंप्लीट करना चीजों को। टिल दैट डू योर वर्क, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में ना, बाय।